ठीक है, आगे बात करते हैं लेक्चर में। तो बेसिकली अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन की। ओके, अभी तक हमने बैलेंसिंग पढ़ लिया, केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन, ये सारी चीजें हमने पढ़ ली। अब हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो देखो एक फ्लो चार्ट मैंने एक शॉर्ट नोट्स के बनाकर पूरे बोर्ड को भर दिया है, ठीक है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, अगर तुम उसको बना लोगे तो सारे के सारे जितने भी टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस है वो एक बार में बहुत ही शॉर्टली रिवाइज कर लोगे, ठीक है। बहुत जितने भी रिएक्शंस है वो सब तुम्हारी आंखों के सामने लिख दिया, ठीक है। अगर आप इसको बना लोगे तो आपको ये बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन की, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, देखो मैंने यहाँ पे सबके जनरल फॉर्मूले लिखे हैं, ठीक है। ये देखो, ये मैंने यहाँ पे सबके जनरल फॉर्मूले लिखे हुए हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। इन जनरल फॉर्मूले से हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। पर लेटेस्ट ट्रेंड के थ्रू आइडेंटिफिकेशन के क्वेश्चन उतने नहीं आ रहे, ठीक है, लेकिन हाँ आ जरूर सकते हैं। ऐसा नहीं बोल रहा नहीं आ सकते, पर हाँ आ सकते, ठीक है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में देखो क्या होता है कि तब दो रिएक्टेंट को ए और बी दो रिएक्टेंट को मिलाओगे तो तुमको क्या मिलेगा, एक प्रोडक्ट मिलेगा। क्या मिलेगा, एक प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। अच्छा, इसके एग्जाम्पल क्या है, ठीक है, समझ में आ गया होगा। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है कि दो रिएक्टेंट को मैं मिला रहा हूं और मेरे को क्या मिल रहा है, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट मिलता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन में। तो उसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी गिव्स सी, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको अपने दिमाग में छाप लेना, इतना इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। और रिपीटेड सवाल इस पे आ चुके हैं, प्रीवियस ईयर की बुक उठा के देखोगे तो इस पे सवाल मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड इसमें लेते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड लेता हूं जिसको मैं क्या बोलता हूं, क्विक लाइम। क्या बोलता हूं, क्विक लाइम। तो क्विक लाइम मैं इसमें लेता हूं और वाटर। तो क्विक लाइम और जब वाटर को मिलाता हूं तो मेरे को मिलता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको मैं क्या बोलता हूं, स्लिक लाइम। क्या बोलता हूं, स्लिक लाइम। और मेरे को क्या मिलती है, हीट। मतलब इस रिएक्शन को अगर जब मैं बीकर में कर रहा हूंगा, ठीक है, और जो मेरा सोल्यूशन मेरे को मिलेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सॉरी, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब मेरे को मिलेगा तो मैं ये देखूंगा कि बीकर को जब मैं टच करूंगा ना तो बीकर का जो टेम्परेचर होगा बढ़ जाएगा, बीकर मेरे को गर्म लगने लगेगा, ठीक है। बीकर मेरे को क्या लगने लगेगा, गर्म लगने लगेगा, क्योंकि हीट रिलीज होगी। जब ये रिएक्शन होगा हीट रिलीज होगी, तापमान बढ़ जाएगा, ठीक है। और जब तापमान बढ़ जाएगा हमारा बीकर गर्म हो जाएगा। इसका मतलब ये कौन सा एग्जांपल होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर हीट इवॉल्व होती है, निकलती है, उसको बोलता हूं एक्सोथर्मिक। ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है। क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है। देखो हीट एब्जॉर्ब होगी तो बीकर का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, बीकर ठंडा हो जाएगा, क्योंकि हीट एब्जॉर्ब की है उसने, ठीक है, हीट एब्जॉर्ब की है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रही है, हीट रिलीज हो रही है, तो बीकर का जो टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ जाएगा, बीकर तुमको गर्म लगने लगेगा। ये एक्टिविटी में भी बोला हुआ है, उसमें बोलता है कि भाई टच करके देखो बीकर को कैसा लग रहा है, ठीक है, गर्म लगेगा, ठीक है। अब क्या बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा, नहीं, इतना ज्यादा गर्म नहीं होगा, पर हाँ तुमको फील होगा वो, ठीक है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होते हैं, जिसमें हीट इवॉल्व होती है। एंडोथर्मिक क्या होते हैं, जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है, ठीक है। अभी इतना याद रखना है, फिर वापस आते हैं इस पे, ठीक है। वापस आते हैं अपने केमिकल रिएक्शंस पे। जो हम एग्जांपल देख रहे थे, कैल्शियम ऑक्साइड H2O प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और क्या मिलेगा, हीट। ये व्हाइट वॉशिंग का रिएक्शन होता है। देखो अपने घर में हम क्या करते हैं, व्हाइट वॉशिंग करते हैं ना। अभी दिवाली आएगी एक दो महीने बाद, तो हम देखेंगे व्हाइट वॉशिंग्स होते हैं सबके घर में, मतलब यूजुअली भी होते ही हैं, ठीक है। बट ज्यादातर लोग, ठीक है, दिवाली के टाइम पे हम करते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, व्हाइट वॉशिंग में हम क्या करते हैं, चूना जो होता है, देखो कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है उसे कहते हैं चूना, ठीक है, हिंदी में इसको चूना बोलते हैं। चूने को पानी में मिलाएंगे और दीवार पे कर देंगे, ठीक है। अच्छा, जब तुम दीवार पे उसको कर दोगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को एक्चुअली तुमने दीवार पे कर दिया, ठीक है। अब ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ये एटमॉस्फेरिक CO2 से, ठीक है, यहाँ पर CO2 ये गैसियस फॉर्म में है, एटमॉस्फेरिक CO2 ऑब्वियसली, तो ये जो एटमॉस्फेरिक CO2 के साथ रिएक्शन कर लेगा, और एटमॉस्फेरिक CO2 के साथ रिएक्शन करने से
क्या होगा, बेसिकली कैल्शियम कार्बोनेट बना लेगा। ठीक है, क्या बना लेगा, कैल्शियम कार्बोनेट बना लेगा। ठीक है, व्हाइट पीपीटी यहाँ पर बनेगी। ठीक है, और H2 यहाँ पर निकल जाएगा और इवोपरेट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं लाइमस्टोन। क्या बोलता हूँ इसको मैं, लाइमस्टोन। तो देखो तीन चीजें, पहले मेरे पास क्विक लाइम था जिसको मैंने कन्वर्ट किया स्लेक लाइम में, और फिर अगर उसके साथ एटमॉस्फेरिक CO2 जब रिएक्शन करेगी तो मेरे को क्या मिलेगा, लाइमस्टोन। ठीक है, तो ये ऑर्डर भी याद रखना, क्विक लाइम, स्लेक लाइम एंड लाइमस्टोन। ठीक है, व्हाइट पीपीटी यहाँ पर मिलती है। इस रिएक्शन को, ये जो रिएक्शन है इसको हम कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस के लिए, एसिड बेस में बताऊंगा इसको डिटेल में, कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस को चेक करने के लिए भी ये रिएक्शन किया जाता है, जिसको हम बोलते हैं इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, मतलब CO2 टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। तो हमारा जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है इसको लाइम वाटर में बोलते हैं। ठीक है, इसके साथ जब कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्शन करता है तो मिल्की अपीयरेंस यहाँ पे आता है। ये कैल्शियम कार्बोनेट बनता है ना, तो बीकर में इसको करोगे तो यहाँ पे कैसा आएगा, मिल्की अपीयरेंस आता है। ठीक है, तो हम बोलते हैं इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। ठीक है, ये बात हुई कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। अच्छा, कॉम्बिनेशन के एग्जांपल कुछ और देख लेते हैं। जैसे कार्बन अगर O2 के साथ रिएक्शन करेगा CO2 मिल जाएगा तुमको। ठीक है, CO2 मिल जाएगा तुमको। यही अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तुमको वाटर मिल जाएगा। ठीक है, क्या मिल जाएगा, वाटर मिल जाएगा। क्लियर है, क्लियर है। तो ये कुछ एग्जांपल हो गए कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन अच्छे से समझ आ गया कि कॉम्बिनेशन में क्या होता है, बहुत इजी है। दो रिएक्टेंट को मिलाऊंगा, एक प्रोडक्ट मेरे को मिल जाएगा, और उसका एग्जांपल तुमको ये दिमाग में रखना ही रखना है। ठीक है, और कुछ अदर एग्जांपल मैंने एनसीईआरटी में जो दिए हुए हैं वो यहाँ पर लिख दिए। अच्छा, अब बात करते हैं एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक में मैं बताया हीट क्या होती है, इवॉल्व होती है, और एंडोथर्मिक में क्या होता है, हीट रिलीज, एंडोथर्मिक में क्या होता है, हीट एब्जॉर्ब होती है। ठीक है, अच्छा, इसके कुछ एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, जैसे कि बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, रेस्पिरेशन, डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर्स। ठीक है, जब भी कोई नेचुरल गैस को तुम जलाओगे तो क्या होगा भाई, हीट निकलेगी। हम उसको जला क्यों रहे, ताकि मेरे को हीट मिले, ताकि तुम हीट के लिए तो मैं किसी भी नेचुरल गैस को जलाता हूँ ना। हमारे घर में गैस होता है, ठीक है, और अब जैसे जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर लेंगे तो यहाँ पे क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, हीट प्रोड्यूस होगा। तो बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस में क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, रेस्पिरेशन। अच्छा, ये रेस्पिरेशन को हम क्यों बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। देखो, रेस्पिरेशन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों बोलते हैं, अगर आप रेस्पिरेशन की इक्वेशन लिखेंगे, ठीक है, अगर आप रेस्पिरेशन की इक्वेशन लिखेंगे तो हम लास्ट में क्या देखते हैं कि हमको एटीपी मॉलिक्यूल मिलता है। क्या मिलता है, एटीपी मॉलिक्यूल मिलता है। तो वो एटीपी जो मॉलिक्यूल मिल रहा है वो क्या है, एनर्जी है। ठीक है, तो हीट हो, एनर्जी हो, तो एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। ठीक है, उस एनर्जी जो रिलीज होती है रेस्पिरेशन में, उसको हमने ट्रैप कर लिया है। क्या कर लिया, ट्रैप कर लिया एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में, जिसको हम कहते हैं एडिनो ट्राइफॉस्फेट, एटीपी। ठीक है, ये हमने लाइफ प्रोसेस वाले चैप्टर में पढ़ा था। ठीक है, याद आया कुछ। ठीक है, इसके बाद डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर्स। ठीक है, अगर किसी भी वेजिटेबल मैटर से अगर वो डिकम्पोज होंगे, उस पे होंगे, तो उससे क्या होगा, हीट रिलीज होगा। हम देखते हैं कि जहाँ पे ये अगर हम ऐसे कूड़ा कचरा कहीं फेंक देते हैं और वेजिटेबल मैटर डिकम्पोज हो रहे होते हैं, ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, वहां पर हीट रिलीज होती है, जिससे कि आसपास क्या हो जाती है, थोड़ी गर्मी भी, टेम्परेचर भी राइज हो जाता है। ठीक है, तो डिकम्पोजिशन और वेजिटेबल मैटर में भी क्या होगा, हीट रिलीज होगी। ठीक है, तो ये हमारा क्लियर हुआ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हमने एक ये एग्जांपल पढ़ा कैल्शियम ऑक्साइड वाला, और एक हमने बात कर ली अदर एग्जांपल्स ऑफ जो हमको एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। इसके अलावा हमने बात करी बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस की, रेस्पिरेशन, डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मेटल, दीज ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। बोलोगे भाई एंडोथर्मिक के क्यों नहीं बताए, एंडोथर्मिक के भी बताएंगे, जरूर बताएंगे, आगे बताएंगे। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है भाई, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है एक फॉर्मूला। देखो, कार्बोहाइड्रेट, जब भी हम किसी कार्बोहाइड्रेट को जलाएंगे, ठीक है, किसी भी कार्बोहाइड्रेट को या हाइड्रोकार्बन को अगर हम जलाएंगे, सॉरी, ठीक है, किसी भी हाइड्रोकार्बन को अगर हम जलाएंगे, ठीक है, तो क्या होता है, हमारा CO2 H2O और हीट प्रोड्यूस होता है। क्या होता है, CO2 H2O और हीट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, मेरे साथ बोलो, CO2 H2O और हीट प्रोड्यूस होता है जब भी मैं किसी हाइड्रोकार्बन को जलाता हूं। अब हो सकता है तुमको, ये तो बहुत ही बेसिक है तो इसको याद कर लेंगे, लेकिन मान लो अगर मैंने तुमको ये लिख के दे दिया तो C6, मैंने तुमको C6
H14 दे दिया तो कैसे करोगे? ठीक है, तब क्या करोगे, तब तुम ये वाला फॉर्मूला लगाओगे CxHy x प्लस y बाय अपॉन 4 O2 XCO2 प्लस y बाय 2 H2O। ठीक है, इसमें x क्या है, x है नंबर ऑफ कार्बन और y क्या है नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो मतलब यहाँ पर x की वैल्यू क्या डालोगे, x की वैल्यू डालोगे यहाँ पर 6, y की वैल्यू क्या डालोगे 14। ठीक है, इसको इसमें पुट कर दोगे तो तुमको इक्वेशन मिल जाएगी। और कमेंट सेक्शन में मेरे को जरूर बताना, अगर जिस भी बच्चे ने ये सॉल्व करा है, ठीक है, वो जरूर मेरे को बताना ये वैल्यू रखने पर आपको क्या इक्वेशन मिल रही है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन पे। क्या क्लियर है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्लियर है तो अभी के अभी लिख दो कि हाँ मेरे को क्लियर है, और एकदम फुल 110% मेरे को ये कंसेप्ट क्लियर आएगा, और इसमें से भी कोई भी सवाल आएगा तो मैं फोड़ दूंगा एग्जाम में। ठीक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन पे अब हम बात करते हैं। लेट मी चेक द कैमरा फर्स्ट। ओके, डिकम्पोजिशन रिएक्शन पे बात करते हैं। देखो डिकम्पोजिशन रिएक्शन हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन का उल्टा है। ठीक है, कैसे उल्टा है? देखो जनरल फॉर्मूले से देखो, यहाँ पे क्या लिखा है A प्लस बी गिव C, यहाँ पे क्या लिखा है CA प्लस बी। ठीक है, मतलब यहाँ पर मैं एक रिएक्टर लेता हूँ जो पर्टिकुलर एनर्जी देने से, ठीक है, पर्टिकुलर एनर्जी देने से टूट जाता है एक या दो से अधिक प्रोडक्ट में। ठीक है, एक या दो से अधिक प्रोडक्ट में ये हमारा टूट जाता है, 3 भी हो सकते हैं, ठीक है, 4 भी हो सकते हैं, उसमें ये हमारा जो रिएक्टेंट है ये टूट जाता है। अब इसको एनर्जी देंगे, भाई एनर्जी कैसे कैसे दे सकता हूँ, मैं हीट कर सकता हूँ, मैं सनलाइट दे सकता हूँ, ठीक है, मैं क्या कर सकता हूँ, इलेक्ट्रिक करंट दे सकता हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या क्या लिखा, देखो मैंने यहाँ पे लिखा है ये जो डेल्टा का साइन है, ठीक है, जो ट्रायंगल मैंने छोटा सा बनाया है, डेल्टा का साइन बोलते हैं, इसको मैं हीट दे रहा हूँ। ठीक है, ये जब भी जहां पर भी ये साइन दिखेगा इसका मतलब है हीट दे रहा हूँ। ठीक है, एच न्यू लिखा मैंने यहाँ पर, एच न्यू का मतलब क्या होता है, सनलाइट। ठीक है, ये वी नहीं है, ये न्यू है, इसको न्यू पढ़ते हैं। ठीक है, और हमारा इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, क्या तीनों साथ में देंगे? नहीं, कोई इनमें से कोई भी एक मैं दे सकता हूँ। ठीक है, हाँ, लेकिन इसमें सवाल आया था 2018 में। ठीक है, बेसिकली 2018 का जो बोर्ड्स थे उसमें सवाल आता है कि भाई 3 एग्जांपल बताओ डिकम्पोजिशन रिएक्शन के जिसमें एक में हीट दिया हो, एक में इलेक्ट्रिक करंट दिया हो और एक में सनलाइट दी हो। ठीक है, और तुमसे पूछा था, और कोई भी घबराने की वाली बात नहीं है कि कहाँ से लाएंगे भैया, सिंपल है, बुक में ही दिया हुआ है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, यहाँ पे भी लिख के लाया हूं, रट लेना अच्छे से और लिख के आ जाना बस। ठीक है, तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट, सबसे हमारा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है डिकम्पोजिशन रिएक्शन का, वो है ये फेरस सल्फेट का। कौन सा? फेरस सल्फेट का। ठीक है, अब इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स लेते हैं। क्या लेते हैं? ग्रीन क्रिस्टल्स लेते हैं, ग्रीन क्रिस्टल्स। तो ग्रीन बड़े प्यारे प्यारे से क्रिस्टल्स होते हैं, हमने भी लैब में बनाए हैं ये। ठीक है, अपने 12th 11th में मैंने आई थिंक बनाए होंगे, बड़े अच्छे लगते हैं। ठीक है, फिर क्या करते हैं, इन ग्रीन क्रिस्टल्स का क्या करते हैं, इसको हीट करूंगा। क्या करूंगा? हीट। तो जैसे मैं इसको हीट करूंगा तो भाई हीट करने से क्या होगा, देखो इसके अंदर मैं क्या लिखा है .7H2O। तो जैसे मैं इसे हीट करूंगा भाई पानी क्या होगा, हवा बन के उड़ जाएगा। ठीक है, हमारा गैस बन के पानी उड़ जाएगा। तो जब गैस बन के पानी उड़ जाएगा तो हमारा क्या रह जाएगा, मात्र फेरस सल्फेट रह जाएगा। क्या रह जाएगा? फेरस सल्फेट रह जाएगा। ठीक है, अच्छा अब फर्दर जब उसको हीट करूंगा तो हमको क्या मिलेगा, FeO3। यहाँ पे माफ करें, थोड़ा सा भावना में बह गया था मैं। Fe2O3 क्या मिलेगा हमको? Fe2O3 मिलेगा। ठीक है, Fe2O3 मिलेगा, SO2 मिलेगा और SO3 मिलेगा। ठीक है, ये सॉलिड है, ये गैस है और ये भी गैस है। तो SO2 और SO3 हमारे तुम्हारी गैस बन के निकल जाएंगे और हमारे पास क्या रह जाएगा, Fe2O3 मिल जाएगा। ठीक है, आयरन 2 ऑक्साइड इसको बोलते हैं। तो ये हमारे पास रह जाएगा फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, क्लियर? ठीक है, आयरन थर्ड ऑक्साइड, सॉरी आयरन थर्ड ऑक्साइड। क्लियर है? क्लियर है? अच्छा, अब ये जो है हमारा, देखो हमारे जो फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स हैं वो कैसे हैं, ग्रीन कलर के क्रिस्टल्स हैं। ठीक है, और जो तुम्हारा फेरिक ऑक्साइड है ये कैसा है, रेड कलर का है। कैसा है? रेडिश ब्राउन होता है ये। ठीक है, जंग नहीं लग जाती है, देखते हैं दरवाजों पे जंग लग जाती है, वो क्या होता है, यही होता है Fe2O3। ठीक है, इसकी वजह से वो जंग लगती है। ठीक है, तो ये हमारा रिएक्शन है जिसमें हम ये देख रहे हैं कि आयरन सल्फेट हमने लिया, ठीक है, और फेरस सल्फेट लिया
7H2O, उसको हीट किया, हमारे पानी जो था H2O जो था वो इवोपरेट कर जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो हमारा फेरस सल्फेट होगा उसको जब फर्दर हीटिंग करूंगा तो मेरे को मिलेगा फेरिक ऑक्साइड, दूसरा SO2 और SO3 मेरे को मिलेगा। यहाँ पे कलर का ऑर्डर भी याद रख सकते हो कि सबसे पहले ग्रीन होगा, फिर वो कलरलेस हो जाएगा मतलब व्हाइट हो जाएगा, और फिर वो रेड हो जाएगा, ठीक है, जब उसको और फर्दर हीट करेंगे, ठीक है। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? अच्छा, इसके अदर एग्जांपल की बात, अच्छा इसके इस एग्जांपल से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। जैसे जब तुम इसको हीट कर रहे होगे ना तो क्रैकिंग साउंड आएगा, ठीक है, जब तुम इसे चलोगे तो कुछ क्रैकिंग साउंड आएगा यहाँ पर, ठीक है। कलर चेंज का ऑर्डर ग्रीन, व्हाइट और रेड, ठीक है। एग्जांपल किसका है? एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल। देखो इसमें तुम एनर्जी दे रहे हो ना, हीट दे रहे हो, तो जिसमें हीट एब्जॉर्ब हो रही है, हीट दे रहे हो, तो वो किसका एग्जांपल होगा? एंडोथर्मिक रिएक्शन का, ठीक है। क्लियर है? क्लियर है? अच्छा, कुछ और एग्जांपल की बात करते हैं, जैसे कि सिल्वर क्लोराइड, ठीक है। सिल्वर क्लोराइड को जब सनलाइट में तुम रख दोगे, चाइना डिश में जो लिखा होगा एनसीईआरटी में कि भाई सिल्वर क्लोराइड है, उसको चाइना डिश में रख के छोड़ दो, चाइना डिश में रख के छोड़ दोगे, ठीक है। सनलाइट में एक दिन वापस आओगे, चांदी ही चांदी होगी तुम्हारे पास, ठीक है। मतलब देखो सिल्वर क्या है, यहाँ पे सिल्वर मिल जाएगा तुमको और क्लोराइड मिल जाएगा तुमको, ठीक है। क्लोराइड गैस निकल जाएगी तो अपने पास क्या रह जाएगा? चांदी, मतलब सिल्वर रह जाएगा, ठीक है। अच्छा, दूसरा एग्जांपल दे रखा है H2O का, ठीक है। H2 का यहाँ पे करंट देके इलेक्ट्रोलाइसिस कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या कर देंगे? इलेक्ट्रोलाइसिस कर देंगे, ठीक है। एसिड बेस में हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे इस इलेक्ट्रोलाइसिस को। तो H2O का हम इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? हाइड्रोजन और हाफ O2 मिल जाएगा, ठीक है। दूसरा एक और इंपॉर्टेंट रिएक्शन है AgBr, ठीक है। AgBr, तो जब इसमें सिल्वर ब्रोम, ठीक है, आगे बात करते हैं। थोड़ा सा कैमरा में दिक्कत हुआ था उसके लिए सॉरी, ठीक है। मैं बता रहा था AgBr के बारे में, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट रिएक्शन होता है AgBr का, ठीक है। सिल्वर ब्रोमाइड, ठीक है। सिल्वर ब्रोमाइड को जब मैं सेम सनलाइट में रखता हूं तो बेसिकली मैं क्या देखता हूं कि हमको मिलता है सिल्वर और ब्रोमाइड। और ये जो रिएक्शन है ये ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस चीज को याद रखना है। दिस रिएक्शन इज यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, इस पे भी सवाल आए हुए हैं, ठीक है। अच्छा, कभी कभी बच्चे बहुत इसको कैजुअली ले लेते हैं कि क्या सवाल डायरेक्टली आ जाएगा, क्या ये नोट्स हम पढ़ लेंगे बस हो जाएगा काम खत्म। नहीं, कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। सिर्फ नोट्स पढ़ने पर आप नहीं स्कोर कर पाओगे, ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा पेपर में। पेपर में क्या आएगा? थोड़ा सा घुमा फिरा के क्वेश्चन आएगा, ठीक है। इतना भी कुछ घुमा फिरा के नहीं आएगा, इतना कुछ टफ नहीं होगा, ठीक है। बट क्या होगा कि इन सारे रिएक्शंस को पढ़ने के बाद, इनको याद करने के बाद आपको क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे। और वो क्वेश्चन कहाँ से लगाओगे? मैं लगाऊंगा, ठीक है। मैं लेक्चर लेके आऊंगा, मैं आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन कराऊंगा इस केमिकल रिएक्शन के, ठीक है। अब वो 100 हो, 200 हो, ठीक है, ठीक है, या फिर 40 हो, 50 हो, जितने भी, ठीक है, जितने भी टाइप ऑफ क्वेश्चंस है वो मैं कराऊंगा। बस आप में से प्रॉमिस करो कि आप उस लेक्चर को देखोगे और अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, एंड देन यू कैन ओनली स्कोर गुड मार्क्स, ठीक है। आ जाओ, तो हमने बेसिकली डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ लिया। नाउ वी आर स्टडीइंग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नाउ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से हमको समझ में आता है भाई किसी चीज को क्या कर रहा होगा? डिस्प्लेस कर रहा होगा, ठीक है। क्या कर रहा होगा? डिस्प्लेस कर रहा होगा। तो बेसिकली देखो बहुत ही बढ़िया रिएक्शन है, लाइफ का एक लेसन देने वाला रिएक्शन भी है, ठीक है। कि देखो आयरन है हमारे पास, कॉपर सल्फेट है हमारे पास, और जब आयरन नेल को कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में मैं डिप करता हूं, देखो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन कैसा होता है? ब्लू कलर का होता है, ठीक है। तो उस ब्लू कलर के सोल्यूशन में जब तुम आयरन नेल को डिप करोगे तो तुम देखोगे थोड़ी देर बाद तो तुम्हारे ब्लू कलर का सोल्यूशन है, अब वो ब्लू रहेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि आयरन क्या करेगा? कॉपर को यहाँ से हटा देगा और क्या बना लेगा? आयरन सल्फेट बना लेगा और कॉपर, ठीक है। तो बेसिकली ये जो ब्लू कलर का सॉल्यूशन था वो कैसा हो जाएगा? पेल ग्रीन हो जाएगा, थोड़ा सा पेल ग्रीनिश हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, हमको कैसे पता चलेगा कि भाई कौन किसको डिस्प्लेस करेगा या कौन किसको डिस्प्लेस नहीं करेगा? ठीक है, ट्रिक से तुम याद रख सकते हो कि जो जितना ऊपर उसकी उतनी इज्जत, ठीक है। देखो ये एक्टिविटी सीरीज याद करनी होगी, रिएक्टिविटी सीरीज याद करनी होगी, जिसमें पोटेशियम सबसे आगे आता है, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, ठीक है। ये रिएक्टिविटी सीरीज आपको चैप्टर नंबर 3
मेटल नॉन मेटल में दी हुई है, और ये रिएक्टिविटी सीरीज आपको बच्चे याद करनी ही करनी है। ठीक है, अब मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे कोई ट्रिक बता दो, ट्रिक में सिर्फ इतनी से बता सकता हूँ कि जो जितना ऊपर उसकी उतनी इज्जत। ठीक है, बाकी तुमको नंबर ऑफ ट्रिक्स मिल जाएंगी इसको करने की, अलग अलग न्यूमोनिक्स मिल जाएंगे। पर देखो सिंपल से एक चीज बताता हूँ, एक लॉजिक वाली बात बताता हूँ। ठीक है, एक लॉजिक छोटी सी चीज है, इसको 4 बार लिख लो पेपर पे, 4 बार लिख लो, याद हो जाएगी तुमको। ठीक है, किसी न्यूमोनिक की जरूरत नहीं है तुमको, 4 बार इसको पेपर पे लिख लो, तुमको 110% ना याद हो तो मेरे को बताना। ठीक है, फिर भी अगर बोलोगे तो चलो एक न्यूमेरिक लेके आ जाऊंगा, पर मैं मेरे कहने से एक बार 4 बार लिख के देखना, तुमको ये याद हो जाएगी। ठीक है, हाइड्रोजन से पहले कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं और हाइड्रोजन के बाद कौन से एलिमेंट्स आते हैं, ये भी याद रखना। देखो हाइड्रोजन जो है, कॉपर हाइड्रोजन के नीचे आता है, तो हाइड्रोजन की ज्यादा इज्जत है, हाइड्रोजन की ज्यादा इज्जत है। तो कभी भी कोई भी रिएक्शन हो उसमें से कॉपर के साथ अगर रिएक्शन हो, फॉर एग्जांपल ये रिएक्शन हो रहा है कॉपर प्लस HCl। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बनाओगे, यहाँ पे क्या बनाओगे, बोल देंगे भाई हम ये बना देंगे CuCl2 प्लस हाइड्रोजन, ये बना देंगे। मैं बोलूंगा ये नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि भाई कॉपर की इतनी इज्जत ही नहीं है, इतनी औकात ही नहीं है कॉपर की। ठीक है, कि वो हाइड्रोजन भाई साहब को डिस्प्लेस कर दे। ठीक है, हाइड्रोजन लगा के तुम हमको डिस्प्लेस करोगे, तुम हमसे नीचे आ रहे हो हमको डिस्प्लेस करोगे, इतना इज्जत हो गया तुम्हारा। ठीक है, तो ये रिएक्शन होगा ही नहीं। ठीक है, ये रिएक्शन होगा ही नहीं, कॉपर हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर ही नहीं सकता, तो कॉपर हाइड्रोजन लिबरेट नहीं कर सकता वहां से। ठीक है, कॉपर हाइड्रोजन लिबरेट नहीं कर सकता। ठीक है, तो मतलब जो मेटल है एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा है और हाइड्रोजन लिबरेट होता है, हमने पढ़ा ना एसिड बेस वाले चैप्टर में पढ़ोगे कि जब मेटल क्या करता है, एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो हाइड्रोजन लिबरेट करता है, लेकिन कॉपर भाई साहब नहीं कर सकते क्योंकि उनकी इतनी इज्जत नहीं है। थोड़े मतलब इनके सामने तो बड़े लोग हैं, लेकिन उनसे भी बड़े लोग हैं ये। ठीक है, और उनसे भी बड़े लोग हैं ये, और ये तो सबसे बड़ा, ये कुछ पोटेशियम और सोडियम तो हमारे अडानी और अंबानी टाइप के लोग हो गए, मतलब वहां पे वाले, किसी का नाम नहीं ले रहा मैं, बट बड़े लोग हो गए ये लोग। ठीक है, इनके सामने मतलब ये सब छोटे लोग हैं। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। तो लाइफ में भी जरा ऐसी होता है। ठीक है, जिसकी जितनी ज्यादा इज्जत, जो जितना ऊपर उसकी उतनी ज्यादा इज्जत। तो अपने आप को ऊपर लेके आओ, सक्सेसफुल हो, इज्जत भी फुल मिलेगी। ठीक है, पोटेशियम भाई साहब बोलते हैं हमको चाहिए फुल इज्जत। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब हमको क्या पढ़ना है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या पढ़ना है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ने के लिए इसको थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा, क्योंकि इनको भी चाहिए फुल इज्जत, मतलब इनको भी थोड़ा सा लिखने के लिए थोड़ी सी स्पेस चाहिए ना, तो इसको मैं इरेज करता हूं, आप इसको नोट डाउन करो। ठीक है, और हम आगे बढ़ते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पे। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, क्या पढ़ रहे हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो डबल डिस्प्लेसमेंट हम क्या देखते हैं कि डबल डिस्प्लेसमेंट का जनरल फॉर्मूला देखो, थोड़ा बाकियों से अलग है। ये देखो, दिस इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट। तो इसमें हम क्या देखते हैं ना, तो यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, ये ए बी है, सी डी। ठीक है, ए कहाँ चला गया, डी के पास, और बी कहाँ चला गया, सी के पास। मतलब यहाँ पर क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है। क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ आयंस। ठीक है, ये कीवर्ड है, याद रखना, कहीं पर भी तुमको लिख के दे एक्सचेंज ऑफ आयन हो रहा है इस रिएक्शन में। ठीक है, या फिर तुमसे डायरेक्टली भी पूछ लेता है, एमसीक्यू में डायरेक्टली पूछ सकता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिएक्शन इन व्हिच द एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक प्लेस। तो बेसिकली द आंसर विल बी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, कौन सा रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो इसे एग्जांपल से समझो, यहाँ पे लिखा हुआ है हमको सोडियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड, और गिव राइज टू बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। तो देखो सोडियम का है यहाँ सल्फेट के पास, और बेरियम का है क्लोराइड के पास। ठीक है, और दोनों में क्या हो गया एक्सचेंज, सोडियम बेरियम के पास चला गया और सल्फेट क्लोराइड के पास चला गया। ठीक है, सॉरी, सल्फेट बेरियम के पास चला गया और सोडियम क्लोराइड के पास चला गया। देखो इस तरह से आपको ये देख सकते हो कि सोडियम हमारा क्या चला गया क्लोरीन के साथ, और सल्फेट हमारा कहाँ चला गया है, बेरियम के पास। मतलब अगर इसको मैं ए बोलूं, इसको ए बोला, इसको बी बोला, इसको सी बोला, इसको डी बोला। ठीक है, तो बी और सी का पेयर बन गया और ए और डी का पेयर बन गया। ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया, एक्सचेंज ऑफ आयंस हो गया है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर प्रेसिपिटेट भी बन रहा है, इसको प्रेसिपिटेट रिएक्शन भी
कहते हैं। अच्छा, इससे पहले प्रेसिपिटेट नहीं बना था। वो जहां जहां पर भी पीपीटी बनता है उसको रिएक्शन को प्रेसिपिटेट रिएक्शन कह सकते हैं। देखो कोई भी रिएक्शन, अभी तक हमने डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शन पढ़े, कोई भी रिएक्शन ऐसा नहीं होता कि वो इकलौता उसको एक ही रिएक्शन बोल दो कि ये तो कॉम्बिनेशन का एग्जांपल है, किसी और का एग्जांपल नहीं हो सकता है। ठीक है, एट द सेम टाइम वो एक्सोथर्मिक का भी एग्जांपल हो सकता है, एट द सेम टाइम वो प्रेसिपिटेट का भी एग्जांपल हो सकता है। और एग्जांपल पेपर में जो तुमसे पूछा जाएगा कि एग्जांपल बताओ, एमसीक्यू में पूछा जाएगा, तो तुमको एक इस तरह से भी बोल सकते हैं, सब्जेक्टिव में भी पूछ सकते हैं कि बेसिकली एग्जांपल दो एक ऐसे रिएक्शन का जहां जो डबल डिस्प्लेसमेंट का भी एग्जांपल हो और प्रेसिपिटेट रिएक्शन का भी एग्जांपल हो। सो दिस इज द एग्जांपल, ये डबल डिस्प्लेसमेंट का भी एग्जांपल है, ये प्रेसिपिटेट रिएक्शन का भी एग्जांपल है। ठीक है, तो दो को पेयर करके पूछेगा डिकम्पोजिशन का एग्जांपल दो और एंडोथर्मिक का भी एग्जांपल दो। तो डिकम्पोजिशन में तुम वो सिल्वर क्लोराइड वाला बता देना। ठीक है, क्लियर। इसके बाद हम पढ़ते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। क्या पढ़ते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, अच्छा इसका एक और एग्जांपल दे रखा है, लेड नाइट्रेट पोटेशियम आयोडाइड। तो जब ये आपस में रिएक्शन करते हैं तो बनता है एक लेड आयोडाइड। ठीक है, लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है, याद रखना ये जो लेड आयोडाइड है ये येलो पीपीटी होती है, येलो पीपीटी यहाँ पे फॉर्म होती है। ठीक है, इस चैप्टर में दो जगह यहाँ पर क्या हो रही है येलो पीपीटी फॉर्म हो रही है, एक लेड आयोडाइड की और एक लेड ऑक्साइड की फॉर्म होती है डिकम्पोजिशन रिएक्शन में। ठीक है, जब लेड नाइट्रेट को तुम हीट करते हो, मैंने बोला था ना एक रिएक्शन रह गया डिकम्पोजिशन रिएक्शन में, बताता हूँ, छोड़ता मैं कुछ नहीं। ठीक है, लेड नाइट्रेट जब उसको हीट करोगे तो क्या बनेगा? लेड ऑक्साइड बनता है जो कि येलो इन कलर होता है, और तुम्हारा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस बनता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की गैस के प्रेजेंस को हम चेक कैसे करते हैं? जब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है तो ब्राउन फ्यूम्स आते हैं, ऐसे ब्राउन कलर का धुआं सा निकल रहा होगा, फ्यूम्स निकल रहे होंगे, ब्राउन फ्यूम्स निकलते हैं, तो हमें पता चलता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। ठीक है, अच्छा सल्फर डाइऑक्साइड आता है तो कैसा होता है? पंजेंट स्मेल आता है। कैसा आता है? पंजेंट स्मेल। ठीक है, प्रोटॉन एक्स की स्मेल बोलते हैं। अच्छा, दूसरे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रह गया था कि भाई फेरस सल्फेट है। अब इसमें जो 7H2O है, ठीक है, वहां पे जगह थोड़ी कम पड़ रही थी इसलिए मैंने बताया नहीं था, यहाँ भी बता देता हूँ कि 7H2O जो है, ठीक है, और ये फिर कॉपर सल्फेट 5H2O जो होता है, ठीक है, जो नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे इसको, ये 7.7H2O.5H2O ये सब क्या है? ठीक है, इसको हम कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्या बोलते हैं? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो अगर तुमसे पूछो इसके अंदर कितने नंबर ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, तो H2O के आगे क्या लिखा है? 7, तो 7 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। इसके अंदर कितने हैं? इसके आगे क्या लिखा है? 5, तो 5 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। ठीक है, ये क्लियर है, ये क्लियर है, बहुत अच्छे से क्लियर है कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन किसको कहते हैं। ये हमने पढ़ा डबल डिस्प्लेसमेंट का, जिसमें एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है, ये एग्जांपल बताया तुमको। इसमें पीपीटी बनती है, बेरियम सल्फेट, व्हाइट पीपीटी होती है। ठीक है, और दूसरा एग्जांपल बताया जिसमें येलो पीपीटी बनती है, लेड नाइट्रेट पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करता है, लेड आयोडाइड बनता है, पोटेशियम नाइट्रेट बनता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारे आखिरी टाइप ऑफ रिएक्शन पे, रिडॉक्स रिएक्शन पे। किस पे? रिडॉक्स रिएक्शन। और इसको लास्ट में आ रहा है, इसको ऐसा मत समझ आ रहा है लास्ट में आ रहा है, चल तुरंत कैंसिल नहीं, वो भाई पेपर का माहौल बदल देगा। ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन होते हैं रिडॉक्स रिएक्शन के ऊपर। ठीक है, तो देखो रिडॉक्स रिएक्शन सबसे पहले क्या होता है, ये थोड़ा सा कट रहा होगा, इसको मैं जरा नीचे करके लिख देता हूँ। ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन, ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन को हम क्या बोलते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन। एक ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो, जिसके अंदर रिडक्शन भी हो रहा हो, उसको मैं क्या बोलता हूँ? रिडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलता हूँ? रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, काफी देर से वैसे मैं सीरियस हूँ। ठीक है, लेकिन सीरियस होना पड़ता है। ठीक है, फिर तुम बोलोगे ज्यादा बातें हो रही है, पढ़ाई तो होनी है। ठीक है, ऐसा वाला काम मैं नहीं करता। ठीक है, कभी कभी माहौल को हल्का भी कर देते हैं। ठीक है, पर अभी फोकस करते हैं, फिर लेक्चर की लंबाई भी बढ़ती जा रही है। ठीक है, अब बोलोगे भाई ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता क्या है? देखो रिडॉक्स रिएक्शन तो आपने बता दिया। ठीक है, ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन। ठीक है, तो अब ऑक्सीडेशन क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है गेन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, कोई कंपाउंड है या कोई एलिमेंट है, उसको ऑक्सीजन मिलेगा तो उसका क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन। ठीक है, उससे हाइड्रोजन निकल जाएगा तो उसको हम क्या बोल देंगे? ऑक्सीडेशन। ठीक है, उसका इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने साइकिल लिखी है, ऊपर के लेवल की बात है, 11th में समझ में आएगी। ठीक है, ये ऊपर के लेवल की बात है, ये सारी चीजें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन आगे समझ में आएगा। बोले भाई यहाँ क्यों लिखी है, फिर तो 11th में समझ में आएगा। ठीक है, कोई तो बोल रहा होगा मैं तो लूंगा ही साइंस, मेरे को क्यों बता रहे? फिर देखो इसलिए बता रहा हूँ कि हो सकता है एट द सेम टाइम सब कुछ स्टूडेंट्स हों जो ICSE बोर्ड से हों, या फिर कुछ स्टूडेंट्स हों जो किसी और
कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, या आगे करने वाले हो, ठीक है, कुछ भाई आज की डेट में देख रहे 6 क्लास के बच्चों को आइलैंड में डाल रहे हैं, ठीक है, तो कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हो सकते हैं, तो उनके लिए लिखा है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी गेन ऑफ सॉरी ऑक्सीडेशन हम कहते हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो ऑक्सीडेशन बोलेंगे, ठीक है, बाकी ज्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, ठीक है। रिडक्शन में उसका उल्टा हो जाएगा, गेन ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एग्जाम्पल क्या होते हैं, एग्जाम्पल होते हैं इसके कॉपर, जब कॉपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, कॉपर ऑक्साइड, क्या बनाता है, कॉपर ऑक्साइड, कॉपर टू ऑक्साइड बनता है, क्या बनता है, कॉपर टू ऑक्साइड, ठीक है। अच्छा, तो देखो कॉपर को क्या मिली, ऑक्सीजन, कॉपर को के पास यहाँ पे ऑक्सीजन थी, यहाँ पर ऑक्सीजन है नहीं, लेकिन यहाँ पर इसके पास ऑक्सीजन है, तो मतलब कॉपर को क्या मिली, ऑक्सीजन मिली, तो इसको क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक है। मार्कर सुट्टा हुआ बंद कर लो इसे, ठीक है। इसी दूसरा एग्जाम, इसी रिएक्शन को अब हम फर्दर क्या करें, जब ये कॉपर ऑक्साइड बन गया ना, ये ब्लैक कलर की लेयर बन जाएगी, तो देखो करना क्या है, तुम्हारे घर में कॉपर एक तार लेना, छील देना उसको, ठीक है, तार को छील देना, बढ़िया उसको गर्म करना, देखना वो काला हो जाएगा, क्या हो जाएगा, काला हो जाएगा। काला क्यों हो जाता है, काला क्यों हो जाता है, काला इसलिए हो जाता है, काला इसलिए हो जाता है क्योंकि उस पर ब्लैक कलर की लेयर बन जाती है, कॉपर ऑक्साइड की लेयर बन जाती है, दैट्स व्हाई वो काला हो जाता है, ठीक है। उसी को फिर क्या कर दो, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करा दो दोबारा, जैसे ही उसका हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करोगे उसका क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा, कॉपर ऑक्साइड का क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा कॉपर में, कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस हो जाएगा कॉपर में, और H2 का क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। देखो 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 रे देखो बच्चों, देखो देखो, ठीक है, कॉपर ऑक्साइड का क्या हो रहा है यहाँ पर, रिडक्शन, क्या हो रहा है, रिडक्शन, और हाइड्रोजन का यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। क्लियर है, क्लियर है कि कॉपर का ऑक्साइड का यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। अच्छा मैंने यहाँ पे लिखा होगा, हाँ ये लिखा, रिडक्शन ऑफ कॉपर ऑक्साइड इनटू कॉपर, ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोजन इनटू H2O, ठीक है। अदर कुछ एग्जांपल दिए हैं, इन पे सवाल लेते, देखो जो भी एग्जांपल बता रहा हूँ ना, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के देख लेना, इन सब पे सवाल है, इन सब पे सवाल है, ठीक है। जिंक ऑक्साइड कार्बन के साथ रिएक्शन करेगा, जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा, मैग्नीज रिएक्शन करेगा ऑक्साइड के साथ, तो हमारा HCl और मैग्नीज क्लोराइड, ठीक है, मैग्नीज क्लोराइड बनेगा, और क्या बनेगा हमारा H2O और क्लोराइड बनेगा, ठीक है। ये सब पे क्या है, सवाल है, इन सबको एग्जाम्पल को याद रखोगे, इन सब एग्जाम्पल को क्या रखोगे, याद रखोगे, ठीक है। देखो यहाँ पे मैग्नीज के पास क्या है, ऑक्सीजन है, ठीक है, ये Mg नहीं है, ये मैग्नीज है, Mn है, ठीक है, मैग्नीज है, मैग्नीज के पास क्या ऑक्सीजन है, देखो यहाँ पर नहीं है, ठीक है, तो इसका क्या हो गया, रिडक्शन, यहाँ पे हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन है, ठीक है, नहीं है, यहाँ पर है, हाइड्रोजन का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, ठीक है। क्लोरीन, क्लोरीन का बताओ, क्लोरीन का क्या हो रहा है, अच्छा बताओ क्लोरीन का क्या हो रहा है, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है क्लोरीन का कि ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये कमेंट सेक्शन में मेरे को बताना कि इसका रिडक्शन हो रहा है कि ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। तो ये सारे टाइप ऑफ रिएक्शंस हमने पढ़े, अब हमको आगे पढ़ना है कोरोजन और रेंसिडिटी, ठीक है, क्या पढ़ना है, कोरोजन और रेंसिडिटी, ठीक है। वहीं पे एक छोटी सी चीज तुमको बता देता हूँ, एक छोटी सी चीज, ठीक है, तुमको पता है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, ड्राई आइस कहते हैं, क्या ये बात पता है, ठीक है। बोला अब यहाँ ये कहाँ से आ गया, छोटे छोटे पॉइंट्स ये याद रख लेने चाहिए, ठीक है, भूले भटके नहीं से आ जाए सवाल, ठीक है। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस बोलते हैं, ठीक है। मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं वाटर गैस, क्या बोलते हैं, वाटर गैस, ठीक है। छोटे छोटे से पॉइंट है, इसको याद रख लेना, ठीक है। अच्छा इसको भूल भी जाओगे तो ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, पर हाँ बाकी जो चीजें पढ़ा रहा हूँ ना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी ओरिएंटेड है, कुछ चीजें एनसीईआरटी से बाहर जाके एक का दुक्का बताइए, उससे ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है। अब बात करते हैं कोरोजन और रेंसिडिटी की, ठीक है, फिर हमारा चैप्टर होता है हो जाएगा समाप्त, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे एक्टिविटी की तरफ, ठीक है, और एक्टिविटी करने के बाद, ठीक है, हमारे पूरा का पूरा चैप्टर हो जाएगा क्लोज, ठीक है, समाप्त हो जाएगा हमारा प्यारा सा चैप्टर, और फिर हम करेंगे सवाल, इस वीडियो में नहीं नेक्स्ट वीडियो में हम सवाल करेंगे, और अभी हम आगे बढ़ते हैं कोरोजन और रेंसिडिटी की तरफ, ठीक है, नोट कर लो। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय लेक्चर, एंड ऐसे ही पढ़ते रहो, ऐसी मेहनत करते रहो, साथ में हम सारी चीजें सीखेंगे, और अगला लेक्चर बहुत जल्दी आएगा, तो पढ़ते रहना। जय हिंद।